कंपनी फंक्शन कैसे कर रही थी। तो जो कैरेक्टर्स, ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनके जिनके नंबर से 24 थे वो। ये कहाँ रह रहे थे? लंदन में। और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती थी वो कहते थे शेयर होल्डर्स। हर साल एनुअली इनकी अपॉइंटमेंट होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। शेयर होल्डर्स उनको अपॉइंट देते थे। और जो शेयर होल्डर्स हैं इनको, जैसे जब पांच पांच छह शेयर शेयर होल्डर हैं मान लो, तो इनके जो कंबाइंड बॉडी है उसको कहते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक। इंडिया में तीन प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी? एक बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों ही अपने आप में सेल्फ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी। मतलब अगर बंगाल को कोई डिसीजन लेना है तो उसको मद्रास से पूछने की जरूरत नहीं है। सेम मानने की जरूरत है ना, बॉम्बे से पूछने की जरूरत है ना, बॉम्बे को इन लोगों की जरूरत है। तीनों ही में एक तरह की सेमी सोवरेन गवर्नमेंट है। सेमी सोवरेन गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। उनको जवाबदेही है तीनों लोगों को। बंगाल को भी, मद्रास को भी, बॉम्बे को भी, अलग अलग ये तीनों लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उनके लिए होगी। उनके लिए ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये आंसरेबल होंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ यूं था कि मान लो ये कंपनी है, ये बंगाल है, मद्रास है, ये बॉम्बे। बंगाल में होंगे एक प्रेसिडेंट जिनको कहा जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद गवर्नर काउंसिल होगी, तो गवर्नर जनरल काउंसिल या हिज काउंसिल, दोनों ही कहते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर था। अब पहला एक्ट जो आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक्ट आया क्यों? तो ये एक्ट दिया किसने? ये एक्ट किसने दिया है, किसी को पता है? रेगुलेटिंग एक्ट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन लोगों को पता होगा जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी से डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ। क्या क्या था? एक एक दीवानी था। दूसरा निजामत। दीवानी कौन देख रहा था? ब्रिटिश। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? रेवेन्यू कलेक्शन। लॉ एंड ऑर्डर देखना था, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन देखना था। इसमें क्या आएगा? खर्चा। अब जो बंगाल के लोग हैं इनके पास जाते थे, ये कहते थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब इनके पास जाते थे तो ये कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो कुल मिला के एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ रहा था वहां पे, बंगालियों बंगाल्स में। एक तो ये पहला रीजन हो गया कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा था।
पहला रीजन हो गया। 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, जिससे वहां की 1/3 आबादी खत्म हो गई। ठीक, तो इन लोगों ने ब्रिटिश से हेल्प मांगी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सीधा इनको इग्नोर कर दिया, कोई हेल्प नहीं। ये बात वहां पहुंची ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहां पे इन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे, इस पे रेगुलेशंस लाए जरूरी हैं। नवाब ऑफ लंदन, हो क्या रहा था वहां पे कि जो भी इंडिया से वापस रिटायर होके जा रहा था, जो भी ऑफिसर लंदन का नवाब है, रॉबर्ट क्लाइव जैसे थे, ढेर सारा पैसा लेके वहां से यहाँ से कमा के गए। तो कहते थे ये जब वहां पे गए तो हीप ऑफ वेल्थ, पैसे का भंडार लेके वहां पे गए ये, कि इतने पैसे के बाद भी कंपनी जो है वो बैंकरप्सी में जा रही थी, कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी। और इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिमांड की कि हमको 1 मिलियन पाउंड का लोन दिया जाए। 1772 में। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को मौका मिल गया कि अब हम इनको एग्जामिन करेंगे, रिलेशंस बनाएंगे और चेक करेंगे कि है क्या मसला। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड तुम्हारा, किन किन चीजों में ये हुआ। अब देखते हैं प्रोविजंस क्या क्या थे। इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो बंगाल था, कहाँ पे ये थे, फोर्ट विलियम। बंगाल में ही तो था फोर्ट विलियम, 3 विलेज विलेजेस को कंबाइन करके बना था। फोर्ट विलियम के जो प्रेसिडेंट हुए, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज का, मतलब बॉम्बे, मद्रास। बॉम्बे और मद्रास को इनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया, और ये कह दिया गया कि जितनी भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, उस पूरे उस पूरी टेरिटरी का क्षेत्राधिकार किसको है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इनको असिस्ट करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर ऑफ काउंसिल बनाए गए, इनको दिए गए कि ये हमारे काम में तुम्हारी मदद करेंगे। तो जो भी ये 4 हो गए, +1 ये 5। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उससे होगी, तो मेजोरिटी वोट जो होगा वही डिसीजन हो जाएगा। समझ में आया इतना। ये इस एक्ट से, इस एक्ट, कहाँ पे, कैलकाटा में, 1 + 3 और जज। सबसे पहली चीफ जस्टिस थी एलिजा इम्बे। एक्ट में ये कहा गया कि प्राइवेट ट्रेड फॉर कंपनीज एम्प्लॉयज, ये बैन कर दिया, कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकता, ना ही किसी से, किसी नेटिव से गिफ्ट रिसीव कर सकता है, किसी भी तरीके का।
ना कोई प्रेजेंट ना कोई गिफ्ट। और जब भी वो ऑफिसर रिटायर होगा या वहां ब्रिटेन वापस जाएगा, तो उसका अकाउंट चेक किया जाएगा। ये सारे एक्ट्स थे। किसमें तुम्हारे? रेगुलेटिंग एक्ट 73 में। अब इसके बताओ ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। एक ड्रॉबैक जो तुम्हें समझ में आ रहा हो, किस लिए एक्ट बना था, इस एक्ट के बनने के पीछे एक वजह थी मेजर, जो इसमें नहीं इंक्लूडेड है। जो सारे डिसीजन हम्म। थे वो ये जो चार मेंबर है, मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट के बेसिस पे लिया जाएगा डिसीजन। तो ये जो एक गवर्नर जनरल है बंगाल का, उसकी कोई पावर ही नहीं वो तो सही है। ऐसा था, बैकग्राउंड ऐसा था जिसकी वजह से ये ये लाया गया, जिसके बारे में यहाँ पे बात ही नहीं की गई है। वो मेंबर ऑफ काउंसिल तो अब आएगी, तब आगे बात होगी ना, तब ये अगले में ये होगा कि ये पावर, इनकी गवर्नर जनरल की पावर खत्म हो जाएगी। ये रियलाइज होगा इस एक्ट के आने के बाद। एक्ट के आने से पहले क्या था जो इस एक्ट में नहीं है, जो तुम बता रही हो वो इसके बाद एक्ट का इफेक्ट क्या आएगा वो है। जैसे एक्ट आया कि इसमें 4 मेंबर ऑफ काउंसिल होंगे और 5 हो गए, 5 से वोटिंग कराई गई। अब जो मेजोरिटी होगा, अब गवर्नर जनरल का कुछ भी मन हो, अगर वोट 3 आ गए तो गवर्नर जनरल कुछ भी चाहे, वो नीचे तो वो जीत गए ना, जो बाकी काउंसिल्स हैं। तो गवर्नर जनरल की पावर खत्म हो गई। लेकिन ये आया है कब? जब ये एक्ट आ गया बात की बात है, उसके पहले की कोई बात थी जो इस एक्ट में नहीं थी। कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहला रीजन देखो, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बंगाल, सॉरी फेमाइन, और डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में क्या हो रहा है? बंगालीज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनकी कहीं ये बात ही नहीं की गई पूरे एक्ट में। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो इनका ये था कि ये बेचारे निकल गए, बंगाल के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। दूसरा रीजन जो तुमने बताया कि इसके आने के बाद गवर्नर जनरल पावरलेस हो गए। मान लो 5 लोग हैं, गवर्नर जनरल का कुछ और अपना ओपिनियन अलग है, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, तो ये चारों मिलके अपना वोट कर देंगे। अब ये कमजोर पड़ जाएगा, इनका एक वोट कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो ये हो गए पावरलेस। तीसरा रीजन है कि बॉम्बे और मद्रास किसके अंडर में थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में आ गए थे। लेकिन ये इनकी सुनते नहीं थे, जब तक कि इनको जब तक कि इनके ऊपर कोई आफत ना आ जाए। जब इनके ऊपर कोई आफत आती तो ये हेल्प मांगने जाते थे, पर ऐसे नहीं आते थे। एग्जाम्पल, जब मराठा वार हो रही, तो उस टाइम पे मराठा वार किसके किसके टाइम पे हो रही थी? एंग्लो मराठा वार जब हो रही थी, तो वहां से वो हेल्प मांगने आया था ना, ब्रिटिश की। तो पहले नहीं आते थे लोग, तो महादजी सिंधिया थे। महादजी सिंधिया ने स्टार्टिंग में ब्रिटिश को हरा दिया था। और ब्रिटिश कहाँ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके पास। और इन्होंने हेल्प की थी, रॉबर्ट क्लाइव आ गया था, ज्वाइन कर लिया था, और फिर मराठाओं को हरा दिया था। तो जब इनके पे आफत, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के थे ब्रिटिश, तो जब इनके पे आफत आई तभी यहाँ पे गए। और ऐसे इनकी बात नहीं सुनते थे। तो एक ये कमी थी। चौथी कमी ये थी कि इन्होंने नहीं किया था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर है और गवर्नर जनरल के क्या पावर है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो जा रहे थे पावर। और किसका क्या क्षेत्र अधिकार है, समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बात समझ में आई? एक, एक और थी, कोई बहुत इफेक्टिव मेजर नहीं था
बहुत इफेक्टिव मेजर्स नहीं था कि हम करप्ट ऑफिसर्स को कैसे चेक करें। ये जो इसमें क्या है, अभी तक जो रूल था इंडिया पे, जो भी थोड़ा बहुत था, वो किसका था? सिर्फ इसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। लेकिन अब इस एक्ट के बाद जो रूल आएगा वो ज्वाइंट रूल हो जाएगा, किसका किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक। इन्होंने एक बॉडी बनाई जिनको नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने ये बॉडी बनाई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो कंपनीज के सिविल, एक तो इनका हो गया जो डायरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो कंपनी का सिविल और मिलिट्री मैटर्स है, रेवेन्यू, उस पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये बॉडी बनाई थी। गवर्नर जनरल की पावर्स और बढ़ा दी गई। इस टाइम पे आया कॉर्नवालिस। और कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे इसकी पावर और ज्यादा बढ़ा दी गई। एक इन्होंने ये कहा कि अब इस एक्ट में ऐसा आया था कि अब हम आगे और भी कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब लड़ाई करके एनेक्सेशन अब नहीं हुआ, हम और एरिया एनेक्स नहीं करेंगे, ऐसा एक्ट में आया था, पर ये लोग माने नहीं थे इस चीज को। एक और चीज हुई थी, जो भी एरियाज इंडिया में जिनको कंपनी पोजीशन कहा जाता था, अब उनका नाम बदल के उनको ब्रिटिश पोजीशन कहा जाएगा, कंपनी पोजीशन नहीं कहा जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस थे। इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्या था। हुआ क्या कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जिनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, लोगों ने, इन लोगों में या तो आपस में बनती नहीं थी, और बनती तो ये सब आपस में एक सांठगांठ कर लेते थे। जैसे कि मान लो इसने पैसे कमाए, तो ये ब्राइब मांग लेते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनसे, तो इनको पैसे पहुंच जाते थे, ये मैनेज हो जाते थे। दूसरा, अपॉइंटमेंट जो थी सिविल सर्विसेज की, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में थी। तो ये कहते थे कि हमारे जो नाकारे बच्चे हैं उनको तुम यहाँ पे अपॉइंट कर दो। तो इस वजह से इनकी मिलीभगत बन गई और बढ़िया सा करप्शन बढ़ गया। तो ये इस एक्ट का ड्रॉबैक था। आगे बढ़ूं? अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें हुआ क्या कि इंडिया में मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसके अलावा कोई कंपटीशन था नहीं इंडिया में। और इन लोगों ने ये भी कर दिया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कि बाहर कहीं और अगर किसी देश से अगर सामान आता है इंडिया में, तो वो हम उसका ट्रेड नहीं होने देंगे। उस टाइम पे दो तीन चीजें हो रही थी। सबसे पहले, नेपोलियन का बहुत तगड़ा सा राइज हो रहा था। नेपोलियन उठ रहे थे उस टाइम पे, बहुत फेमस चल रहे थे। तो उन्होंने दो डिग्री पेश की। पहला 1806 में, डिग्री ऑफ बर्लिन। दूसरा 1807 में,
डिग्री ऑफ मिलन। ठीक। इन्होंने ये कहा कि अगर ये ब्रिटिश इंडिया में किसी और को नहीं आने दे रहे हैं, तो अब जो भी कंटिनेंट, जो जो भी कंट्रीज इसमें ब्रिटिश के साथ एलाई करेंगी, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जो भी कंट्रीज ब्रिटिश के साथ एलाइड होंगी, उनके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। इन्होंने एक बनाया था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप था। तो इसने कहा था जितने भी ब्रिटिश के एलाइड हैं सबको बॉयकॉट कर दो, कोई भी सामान नहीं खरीदना है। तो इससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। किस पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। ये नेपोलियन का है। इसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी पीक पर था। रॉ मटेरियल्स इंडिया से इन लोगों के पास बहुत इकट्ठे हो गए थे। रॉ मटेरियल्स की एकदम भरमारी थी, बहुत ज्यादा था। इन्वेंट्री भी इनके पास अच्छी खासी थी। अब इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे साथ कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, तो एक तो हमारी इन्वेंट्री इन्वेंट्री खराब हो जाएगी जो हमने इसमें पैसे लगाए हैं, और हमारे रॉ मटेरियल खराब हो जाएंगे हमने जो इसमें पैसे लगाए हैं, तो इसको हम क्या फेंक देंगे। तो यहाँ से भी ब्रिटिश पार्लियामेंट पे और प्रेशर पड़ा। एक फिलोसोफर हुए थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था लेसेस फेयर। इसका इन शॉर्ट मतलब था फ्री ट्रेड। कहना ये चाहते थे कि कोई भी मार्केट, किसी भी मार्केट को कोई एक कंपनी को मोनोपोलाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मार्केट है जहां पे सिर्फ एक का ही बोलबाला है। मार्केट जो होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए। और जो बेहतर परफॉर्म करे वो आगे बढ़े। वो जीते, उसी का बोलबाला होगा। इसकी ये जो थ्योरी थी, जिस बुक में थी, वो बहुत बिकी और वो बहुत लोगों ने को पता चल गई। इसकी वजह से और प्रेशर बढ़ गया इन पे। तो इन सबको देखते हुए ये लोग लाए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसमें कुछ प्रोविजंस थे। जो कंपनी का चार्टर था वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, पहली चीज। लेकिन कुछ जो इनकी प्रिविलेजेस थी वो खत्म कर दी गई। जैसे जो इंडिया में चाय बनती है, टी, उसके ट्रेड को छोड़ के, मतलब ये टी ट्रेड जो है वो सिर्फ ब्रिटिश के लिए रखा गया। इसके अलावा इंडिया में जितना भी ट्रेड होता है उसमें बाकी कंपनीज भी अब आ सकती हैं। ठीक। एक ये हो गया। लेकिन चाइना का जो ट्रेड था उसको ओपन नहीं किया गया। उसको सिर्फ अभी इन्हीं के लिए रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही रखा गया। एक तो ये हो गया। तीसरा, एक्ट में अलाउ कर दिया गया अभी तक। तुम देखोगे कि सिर्फ डेन्स और पोर्तुगीज, अब तक यही इन्हीं लोगों ने क्रिश्चियन क्रिश्चियन मिशनरीज चलाई थी, खूब ज्यादा प्रोमोट किया था। ब्रिटिशर्स अभी तक नहीं कर रहे थे, पर यहाँ आने के बाद से अब ब्रिटिश को पूरा पूरा वो मिल गया, राइट मिल गया कि अब आप जाके क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं। तो एक तो ये एक्ट में था। दूसरा, इंडियंस एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए गए उसमें, इस एक्ट में 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए कि आप वेस्टर्न टाइप ऑफ साइंसेस और वेस्टर्न स्टाइल में आप एजुकेशन बढ़ाइए वहां पे इंडिया में। अब लेकिन इसमें डिबेट चल गई कि मीडियम क्या रहे, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज या वर्नाकुलर। तो ये डिबेट में इन लोगों ने 20 साल खत्म कर दिए।
20 साल के बाद ये कहीं 1835 में शायद लागू हुआ था बाद में। अब इसमें देखते हैं कि क्या था, किस कमी क्या थी इसमें। तो पहली कमी तो ये थी कि चाइना से ट्रेड को खोला नहीं गया, तो कंपटीशन बढ़ा नहीं। जब क्रिश्चियन मिशनरी एरा हो गई तो वहां के लोगों ने अब इंडिया के सोशल अफेयर्स में दखल डालनी शुरू कर दी। ये अपनी थ्योरी देते थे, वहां के लोग कुछ और मांगते थे, और मुस्लिम्स और हिंदूज में अब जब ये अपना आने लगे तो मुस्लिम्स और हिंदूज ने बहुत ज्यादा अपोजिशन किया इस चीज को लेके। तीसरा, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, जितनी बड़ी कंट्री उससे ज्यादा यहाँ पे अनएजुकेटेड और गरीब लोग हैं। उनके लिए 1 लाख रुपए ज्यादा था। तो ये जो रुपए थे, एक तो डिसीजन जल्दी नहीं लिया गया, ऊपर से बहुत कम रुपए थे। तो ये इस एक्ट के थे ड्रॉबैक्स। अब 20 साल के बाद फिर आते हैं हम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अभी तक जो इनके पास वो है, एक प्रिविलेज है कि चाइना ट्रेड खुला नहीं गया था और टी ट्रेड में सिर्फ ब्रिटिश रहेगा, ये खत्म कर दिया गया। जितने भी प्रिविलेज थे वो खत्म कर दिए गए और सबके लिए खोल दिया गया, इंडिया और चाइना दोनों। दूसरा बात, लीगल कॉलोनाइजेशन हटा दी गई, जो भी लीगल बैरियर्स थे वो हट गए। कैसे? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था राजकाज, तो कंपनी से कोई भी आता था, अगर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है तो ऐसा था जैसे उसका खुद का देश है, वो आ सकता था, वो जितना चाहे रह सकता था, घूम सकता था। अब जब ये सारी प्रिविलेजेस कंपनी खत्म हो गई और बाकी कंपनीज भी यूरोपियन कंपनी आ रही, तो जो भी आ रहा है, ब्रिटेन से जो भी आ रहा है, कंपनी के आने से पहले तक वो सिर्फ एज ए विजिटर घूम सकता था, अब वो आके रह भी सकता था। तो जब वहां ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आके रहने लगेंगे तो क्या होगा? ये होगा स्टार्टिंग ऑफ कोलोनाइजेशन। तो यहाँ से तुम्हारी कोलोनाइजेशन शुरू हो गई, जो लीगल बैरियर था वो हट गया। एक इन्होंने सेक्शन 87 दिया उसमें, ये जो एक्ट था कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस इन पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर में अब इंडियंस को और शामिल किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए, सेक्शन 87 में था। और इसमें दिया कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट। मतलब ये चार हैं, ये चार खास हैं। इन चार के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें दो चीजें नहीं दी थी, एक रेस, दूसरा जेंडर। मतलब इन दो चीजों पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते थे। अब अगला, एक और प्रेसिडेंसी खोल दी गई, आगरा।
इस एक्ट के मुताबिक गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल जो थे अब बन चुके हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, अभी तक 1833 से पहले गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल, ये पूरी टेरिटरी का, इंडियन टेरिटरी का गवर्नर जनरल था, सबसे बड़ा, बंगाल का जो था। जितनी भी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी सबके रिस्पॉन्सिबल कौन था? गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन तब भी इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कभी नहीं कहा गया, अब तक। अब तक नहीं कहा गया था। पहली बार इस एक्ट में आया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बन चुकी है। इनको पावर और बढ़ा दी गई। ये कोई भी एक्ट रिपील कर सकते थे, अमेंड कर सकते थे। जितने भी कोड ऑफ डायरेक्टर्स उनके अंदर, तो ये काउंसिल में कुछ भी किया हो, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है अगर, तो ये उस चीज को चेंज कर सकते थे। बस इनके ऊपर सिर्फ एक था, एक ही बैरियर था इनके पास, इनको कंट्रोल करने के लिए। वो थे कोड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको सिर्फ कोड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मानी थी, बाकी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब ये पूरी तरीके से इन्हीं की हुकूमत हो चुकी है, इनका वचन ही है शासन। अब इस एक्ट में स्लेव अपलिफ्टमेंट की भी बात की गई, कि गुलामों की भी हम भलाई करेंगे। एक और चीज इसमें आई कि इंडियन फैमिलीज में जो भी हेड होगा, हेड ऑफ फैमिली होगा, जो भी हेड ऑफ फैमिली होगा उसके राइट्स का ख्याल रखा जाएगा जब भी कोई नया कानून कानून बनेगा। जब भी कोई नया लॉ ड्राफ्ट किया जाएगा तो इनके राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। और किसका ख्याल रखा जाएगा? मैरिज से रिलेटेड राइट्स का, और जो ट्रेडिशनल, जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, उस पर अगर आपको कानून बनाना है तो भी आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। इस एक्ट में ये आया है। अब इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो, इस एक्ट में टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन दिख रही है तुम्हें? कैसे? गवर्नर जनरल हो चुका है सबसे ज्यादा पावरफुल इन कंट्री। पुलिस और सिविल सर्विसेज इनके हाथ में है। तो क्या हो रहा है? ये सारी पावर एक जगह आके जुड़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक आदमी की हुकूमत पूरे देश पे चलेगी। तो ये क्या है? ये किस तरफ जा रहा है? सेंट्रलाइजेशन की तरफ, या अथॉरिटेटिव रिजीम। दूसरा आया, अब इस एक्ट के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई कॉमर्शियल बॉडी नहीं रह गई है, क्योंकि सारे प्रिविलेज उससे हटा लिए गए हैं। तो अभी कॉमर्शियल बॉडी तो नहीं रही, तो है क्या अभी? अभी होगी पॉलिटिकल बॉडी।
इस एक्ट में पहली बार ये रियलाइज किया गया, किया नहीं गया लेकिन रियलाइज ये हुआ कि हमको जरूरत पड़ रही है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इनको अलग अलग रखा जाए। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉ मेकिंग, और लॉ बनाने के बाद जो हम फॉलो करते हैं वो आता है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। उस लॉ को आप अप्लाई कराओ वहां से। तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, पहली बार इन लोगों को रियलाइज हुआ। अब हम आ जाते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। विलियम बेंटिक। हम्म। क्या चीज? हाँ, इस बार क्या हुआ कि चार्टर रिन्यूअल हुआ। हर बार क्या हुआ था, 20 साल के लिए कर रहे थे, 15 साल के लिए कर रहे थे, 15 या 20 साल के लिए रिन्यूअल कर रहे थे। इस बार इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी। पता ही नहीं था कि कितने दिन तक अब ये रहेगा। एक इन्होंने सेपरेट गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई, जिसमें इन्होंने 6 मेंबर, नए मेंबर लिए। एक इन्होंने सिस्टम ये प्रपोज किया कि जो सिविल सर्वेंट्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, सिस्टम और रिक्रूटमेंट, वो ओपन कंपटीशन होगा। मतलब इंडियंस के लिए भी अब ये खोल दिया जाएगा। इंडियंस भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आदमी थे जिन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया सिविल सर्विसेज का। और इन सारी चीजों को वो एक बढ़िया सी ड्राफ्टिंग करने के लिए एक मैकॉले कमेटी बनाई गई। इसके हिसाब से ये हुआ कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल है उसको बढ़ाया बढ़ाया जाएगा। तो 6 मेंबर थे, 6 में से 4 इन्होंने कहे कि लोकल गवर्नमेंट से लेंगे। अब लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि इंडिया के लोग। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो हमारी प्रेसिडेंसीज हैं 4, अब आगरा भी हो गई है और बाकी जो पुरानी 3 हैं, उनमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे, जब ब्रिटिश ऑफिस एम्प्लॉयज होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, इंडिया का नहीं। तो जिन्होंने 10 साल से ऊपर काम किया था कंपनी में, वो लोग एलिजिबल थे अपॉइंटमेंट के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले 24 हुआ करते थे, उनको घटा के अब कर दिया गया 18, जिसमें से 6 मेंबर होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे, अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश क्राउन। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अब चालू कर दिया गया, यहाँ पे आ गया। अब अगर ये पहली बार हो रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो स्टेटमेंट वो गलत होगा। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट दोनों में फर्क है। अगर ये होता पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पर कोई इलेक्शन नहीं है वहां पे कि तुम इलेक्ट हो रहे हो, ना ही कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वहां इंडिया से, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं थी। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार आया था इस एक्ट के टाइम। और इस एक्ट में ये आया कि अब इंडियंस भी ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होंगे पहली बार। ये थे तुम्हारे सारे एक्ट्स 1853 तक। ठीक है। एक और चीज रह गई है, 1833।
कहाँ लिख दिया मैंने इसमें? हाँ, ये आया। ये छूट गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन। इनमें इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक टेम्परेरी मेंबर ऐड किया गया था। उसका काम सिर्फ लेजिस्लेटिव था, उसको सिर्फ कानून बनाने थे। नाम था मैकॉले। उसी टाइम पे फिर तुम्हारा सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी ये कोडिफाइड हुआ। ये रह गई थी चीज इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारा पूरा हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे से कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पिलर्स क्या थे, आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा था, सिविल सर्विसेज कैसी थी, ये सब चीजें, तमाम सारी चीजें। ठीक है। नोट्स मैंने भेज दिए हैं शायद सारे, देखा होगा तुम लोगों ने। चलें फिर। जी। ठीक है भैया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। 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 भैया नमस्ते। नमस्ते।